हेलो, नमस्कार फ्रेंड्स। वेलकम बैक टू योर फेवरेट चैनल कड़वा है तो सच है। इस चैनल के हर एक एपिसोड में आप भारत का सच्चा इतिहास जानेंगे। भारत पर हुए इस्लामी आक्रमणों का पूरा विश्लेषण आपको दिखेगा कासिम से आखिरी मुगल तक सीरीज में। आज आप देख रहे हैं कासिम से आखिरी मुगल तक सीरीज का 26वां एपिसोड। अब तक इस सीरीज के 25 एपिसोड में हमने सन 632 से सन 1527 तक का इस्लामी आक्रमणों का इतिहास जाना है। आज के वीडियो में हम बाबर कौन था, बाबर का शासन कैसा था, बाबर को अपनी जन्मभूमि फरगना को क्यों छोड़ना पड़ा, बाबर का अपने पुत्र हुमायूं से कैसा रिश्ता था, बाबर के भारत पर आक्रमण और उसकी मृत्यु तक का इतिहास जानेंगे। ये सारी बातें हम जानेंगे बाबर के ही द्वारा लिखित उसके बाबरनामा से। तो चलिए मित्रों, शुरू करते हैं। फरगना का राज्य। फरगना राज्य कोई बहुत विशाल प्रदेश नहीं था। कुल 50,000 वर्ग मील का क्षेत्र था। आज फरगना का वही भूभाग कोकंद कहलाता है जो रूसी तुर्किस्तान में है। तारीख 14 फरवरी सन 1483। इसी फरगना प्रदेश के शासक उमर शेख मिर्जा के घर एक पुत्र का जन्म हुआ। नाम रखा गया जहीरुद्दीन मोहम्मद बाबर। बाबर के और 2 भाई थे और 5 बहनें थी। उनमें से खानजादा बेगम के वो सबसे ज्यादा करीब था। आमतौर पर जिस उम्र के आसपास लोग अपने बच्चों को पाठशाला भेजना आरंभ करते हैं, कहते हैं कि उस 11 वर्ष की उम्र आते आते 3 उस्तादों से और स्वयं अपने पिता से अलग अलग विद्याएं सीख कर बाबर परिपक्व दिमाग का धनी हो चुका था। बाबर को इतनी जल्दी जल्दी में आनन फानन में तालीम क्यों दी गई? क्या उमर शेख मिर्जा को पहले ही आभास हो गया था कि उनका अंत करीब है और बाबर को कच्ची उम्र में ही फरगना का शासन संभालना पड़ सकता है? पता नहीं चलता है, क्योंकि दरबारी इतिहासकार मौजूदा शासक की तारीफ करने का कोई मौका गवाते नहीं थे। इस्लामी इतिहास इस तरह की मनगढ़ंत झूठी कहानियों से भरा पड़ा है। सन 1495 और पिता उमर शेख मिर्जा की मृत्यु हो गई। मृत्यु का कारण बीमारी बतलाई जाती है, परंतु सत्य इससे अलग था। अत्यधिक अफीम का नशा करने वाला उमर शेख मिर्जा नशे की हालत में अपने ही कबूतर खाने से फिसल कर गिर गया था। ये उसकी मृत्यु का असली कारण था। गद्दी संभालने की देरी थी कि चाटुकार इतिहासकार इस शासक की प्रशंसा में लग गए। बाबर को उदार, अत्यंत निपुण शासक, अच्छा लेखक और बहुत कुछ अच्छा अच्छा कहना शुरू कर देते थे, क्योंकि इनमें कोई बुराई तो हो ही नहीं सकती थी। बाबर के पिता की मृत्यु होते ही समरकंद के शासक और बाबर के चाचा अहमद मिर्जा और बाबर के मामा महमूद खान फरगना पर कब्जा करने का प्रयास करने लगे। अपने मामा और चाचा से अपना राज्य बचाने के लिए बाबर अत्यंत तत्पर हुआ। बाबर की नानी ईसान दौलत बेगम का पूरे शासन पर अच्छी पकड़ थी। उसी ने बाबर का मार्गदर्शन भी किया। चाचा अहमद मिर्जा, मामा महमूद और दोगलात नाम का एक आतताई सब फरगना के छोटे प्रदेश पर नजरे गड़ाए बैठे हुए थे। एक बार तो बाबर ने इन सब के विद्रोह का दमन कर दिया, परंतु इनके आपस में भी जो शांति संधियां की गई थी उसकी शर्तें किसी ने नहीं मानी। सब शर्तें तोड़ते ही रहते थे और फरगना पर लगातार हमले होते रहते थे। चाचा अहमद मिर्जा बाबर के पिता की मृत्यु के 40 दिन बाद स्वयं मृत्यु को प्राप्त हुआ और इसी के साथ समरकंद में भी गद्दी का घमासान शुरू हो गया। मौके का फायदा उठाने के लिए बाबर ने समरकंद के विरुद्ध मोर्चा खोल दिया और एक बार तो समरकंद जीत ही लिया, परंतु अधिक दिनों तक संभाल नहीं सका और सन 1495 में ही समरकंद समेत फरगना और दूसरे प्रदेश भी बाबर के हाथों से निकल गए। बाबर को फरगना से पलायन करना पड़ा। तुर्की के इस प्रदेश में बाबर ही अकेला इस्लामी लुटेरा नहीं था, उससे भी बड़े इस्लामी लुटेरे
अपना साम्राज्य फैलाने में लगे हुए थे। चारों ओर हड़बड़ी थी, अफरा तफरी फैली हुई थी। बाबर ने स्वयं अपनी जीवनी में लिखा है कि अपने पिता का राज्य छिन जाने के बाद वो बहुत रोता था। बाबर की अवस्था शोचनीय हो गई थी। बहन खानजादा बेगम ने बाबर को ढाढ़स दिलाया, उसे हिम्मत दिलाई और 1499 आते आते बाबर ने अपना पिता का खोया हुआ राज्य पुनः प्राप्त किया। समरकंद जीतने के बाद भी वहां के अमीर बाबर को पसंद नहीं करते थे और समरकंद फिर बाबर के हाथों से निकल गया। उसके चचेरे भाइयों ने, उसके मामा महमूद खान ने बाबर के कब्जे के कई प्रदेश हथिया लिए। इस प्रकार बाबर के पास केवल खुंदज नामक एक छोटा सा प्रदेश बच गया, जो उसके सैनिकों की गुजर बसर के लिए काफी नहीं था। बाबर को और अधिक जमीन की आवश्यकता थी, वरना उसके लुटेरे सैनिक किसी भी वक्त बाबर का साथ छोड़ सकते थे। उज़्बेक के शासक शैबानी खान इसी समय बाबर और खानजादा बेगम को बंदी बना लिया। बाबर के हारे हुए सारे प्रदेशों पर अपना कब्जा कर लिया। शैबानी खान ने खानजादा बेगम से शादी करने की शर्त रखी और बाबर को आजाद कर दिया। इस तरह से बाबर को अपनी सबसे प्रिय बहन को ब्याहना पड़ा, अपने ही सबसे बड़े शत्रु से। बाबर इससे बहुत निराश हुआ। अब बाबर के पास ना तो शासन था, ना ही कोई राज्य, लेकिन उसकी बात पर मर मिटने वाले गुंडों की एक विशाल सेना थी। बाबर की नजर काबुल पर पड़ी, क्योंकि काबुल के शासक की मृत्यु के बाद वहां अस्थिरता छा गई थी। यही समय बाबर को सही लगा। इसी मौके का फायदा उठाकर बाबर अपनी विशाल सेना के साथ 1504 में काबुल पर काबिज हो गया। आखिर उसकी सेना का खर्चा उठाने के लिए उसे एक इनकम सोर्स भी तो चाहिए था। यही कारण रहा होगा कि बाबर ने सिंधु पार कर हिंदुस्तान पर हमला करने की ठान ली। इन्हीं कारणों से बाबर की अपने भाइयों से नहीं बनती थी, परंतु बाबर ने उनको किसी तरह मना लिया और अपने कब्जाए हुए प्रदेशों काबुल, गजनी और निनाग प्रदेशों का शासन अपने दोनों भाइयों के हवाले कर दिया और खुद अपने लिए। उसकी नजर अब सिंधु पार के प्रदेशों पर थी, जिसमें इब्राहिम लोदी शासित दिल्ली की गद्दी प्रमुख थी। बाबर को दिल्ली पर हमला करने के लिए सही वक्त की तलाश थी। शैबानी खान ने हमला कर कंधार प्रदेश को जीत लिया। बाबर ने कंधार में शैबानी खान से युद्ध किया और शैबानी खान को बुरी तरह से हरा दिया, लेकिन शैबानी खान लौटते समय काबुल पर हमला बोल गया और बाबर का वीर भाई नासिर मिर्जा शैबानी खान के डर से उसका मुकाबला करने के बजाय काबुल छोड़कर गजनी की ओर भाग गया। जब बाबर के जीते हुए काबुल पर शैबानी खान का हमला हुआ तो इस वीर बाबर की इतनी भी हिम्मत नहीं हुई कि वो अपने जीते हुए प्रदेश को फिर से शैबानी खान से मुक्त करा ले। उल्टा काबुल की तरफ आंख उठाकर भी बाबर नहीं देख पाया। शैबानी खान विभिन्न क्षेत्रों को लूटते हुए आगे बढ़ता रहा। इसी समय ईरान के शाह इस्माइल ने शैबानी खान को हरा दिया और बाबर की बहन खानजादा बेगम को शैबानी खान की कैद से आजाद करवाकर उसको बाइज्जत बाबर के पास भेज दिया। इस हरकत से बाबर की ईरान के शाह इस्माइल से दोस्ती हो गई। शाह की सेना की सहायता से बाबर ने समरकंद को फिर से जीत लिया। इस युद्ध में बाबर ने समरकंद, ताशकंद, बुखारा, हेरात, कुंदुज से लेकर काबुल और गजनी तक का पूरा प्रदेश जीत लिया, परंतु समरकंद के अमीर आज भी बाबर को पसंद नहीं करते थे। लगातार होती जीत और ताकत के घमंड में बाबर ने शैबानी खान को युद्ध के लिए फिर से ललकारा और फिर से इस बार हार गया। इस युद्ध में हार के बाद बाबर भागकर हिसार की तरफ चला आया, जो आज हरियाणा में है, और फिर वहां से काबुल पहुंच गया। यहां गजनी के शासक बाबर के छोटे भाई नासिर मिर्जा की अत्यधिक नशा सेवन की वजह से मृत्यु हो गई। नशा तो जैसे इनके खून में रचा बसा हुआ था। अपनी जीवनी में बाबर ने स्वयं भी पीने और पिलाने की शर्मनाक बातें लिखी है। उसमें से एक घटना का जिक्र हम कर देते हैं। बाबर के हरम में कई स्त्रियां थी, उनमें से किसी एक स्त्री से उसे पुत्र की प्राप्ति हुई तो उसने एक नाव पर मद्यपान का आयोजन किया। दोपहर से हुई शाम
तब तक शराब और अफीम आदि का नशा चलता रहा। नशा दोस्तों ऐसी चीज है जो एक हद के बाद और नशीला नहीं रह जाता है। इनका नशा इतना अधिक हो गया था कि उनको जश्न भी अप्रिय लगने लगा। सब अपने अपने घोड़ों पर बैठे और शिविर की तरफ निकल पड़े। घोड़े पर कभी कोई दाई तरफ लुढ़कता तो कभी कोई बाई तरफ लुढ़कता और इसी तरह फिसलते लुढ़कते नशे में चूर बाबर भी शिविर पहुंचा। इन बातों से आप सहज ही अनुमान लगा ले कि इस तरह के नशेड़ी गुंडों और उसके नशेड़ी मालिक द्वारा किस प्रकार का शासन स्थापित किया गया होगा भारत में, और भारतीय हिंदू जनता को लगातार बलात्कार, लूट जैसी भयानक क्रूरताएं सदियों तक सहनी पड़ी होगी। बाबर स्वयं को तातर कहता था, परंतु उसके वंश को हम मुगल वंश के नाम से जानते हैं, जबकि बाबर स्वयं मुगलों का उल्लेख जब भी करता था अति घृणा के साथ करता था। फिर बाबर ने अपने वंश को मुगल वंश का नाम क्यों दिया? ये प्रश्न अनुत्तरित है। बाबर की मां चंगेज खान की वंशज और पिता तैमूर का वंशज था। दोनों ही वंश पृथ्वी के सबसे क्रूरतम और भयानक लुटेरों का वंश था। इसी से पता चलता है कि सन 1526 से सन 1858 तक राज्य करने वाले इन मुगलों ने अपने पितृवंश एवं मातृवंश से विरासत में मिली दुष्टताओं, अप्राकृतिक मैथुन, लूटमार, स्त्री व्यवसाय, दास व्यापार की किस शान से रक्षा की होगी। बाबर की कई साथी नशेड़ी थे, क्रूर, अत्यंत कामी एवं पाखंडी थे। बाबरनामा के पृष्ठ 22-23 में उन्होंने लिखा है कि बाबर का पालन करने वाले शेख मजीद बेग भी अत्यंत क्रूर, व्याभिचारी और पुरुष मैथुनी थे। बाबर अपने पूर्वजों की भूमि फरगना और समरकंद को गंवा तो चुका था। फरगना और समरकंद राज्य पर फिर से शासन करने की बाबर की इच्छा थी। सही समय का इंतजार था। सारे प्रदेश हाथ से निकल जाने के बाद बाबर काबुल में 1519 तक चुपचाप शासन करता रहा और भारत में हमले के लिए उपयुक्त समय का इंतजार करता रहा। दिल्ली की राजनीति पर उसकी खासी नजर थी। इस बाबर की कथा में लिखा है कि पंजाब के शासक दौलत खान लोधी ने, गुजरात के शासक दिलावर खान ने, इब्राहिम लोधी के चाचा आलम खान ने बाबर को काबुल से दिल्ली आकर इब्राहिम लोधी से युद्ध का आमंत्रण स्वयं काबुल जाकर दिया था। हमें ये बात समझ में नहीं आई, जो बाबर अपनी मातृभूमि गंवा चुका, अपने पिता का शासित प्रदेश गंवा चुका, इतने सारे युद्ध हार चुका था, इसका मतलब तो यही था कि बाबर कोई निपुण योद्धा नहीं था। तो फिर भारत से इतने सारे शासक इस हारे हुए योद्धा को बार बार आमंत्रण देने क्यों गए? कहीं ऐसा तो नहीं है कि बाबर ने स्वयं आगे बढ़कर इन विद्रोहियों को मदद की पेशकश की होगी, जैसे बाबर ने काबुल के शासक को भी मदद की पेशकश की थी और इसी बहाने काबुल की गद्दी भी हथिया ली थी। लगता है दरबारी इतिहासकार ने फिर से बाबर के मामले में एक झूठी गप मार दी है। दिल्ली आक्रमण का सही मौका था। दिल्ली का शासन निशक्त हो चुका था। इब्राहिम लोधी के अधिकतर सरदार उसके विरुद्ध हो चुके थे। पहले कई युद्ध बाबर अपनी जल्दबाजी की वजह से हार गया था, परंतु कई बार मार खा चुके बाबर ने इस बार एक मंझे हुए लुटेरे की तरह काम लिया। दिल्ली पर पांव जमाने से पहले बाबर ने 5 बार हमले किए थे। पहला हमला 1516, दूसरा हमला भी 1516 में, तीसरा हमला सन 1520 में, चौथा हमला सन 1524 में और 5वां हमला सन 1525 में। पहले हमले में बाबर के लुटेरों को सिर्फ अन्न के भंडार मिले थे। जिस सोने और चांदी की आशा में वो यहाँ आए थे, वैसी कोई संपत्ति उन्हें नहीं मिली। लुटेरों का दल इतना निराश हुआ कि घर लौटने की जिद करने लगे। बाबर को भी मजबूरी में वापस लौटना पड़ा। लौटते समय रास्ते में पड़ने वाले हर विरोध का दमन करते हुए, गांवों के गांवों को लूटकर उजाड़ते हुए बाबर काबुल पहुंच गया। अनगिनत निर्दोष लोगों के सर काट दिए गए, उनके सिरों की मीनारें खड़ी की गई। बाबर ने अफगान के कई कबीलों को हराया। अफगान, पंजाब आदि क्षेत्रों में बहुत क्रूरताएं मचाई। आज यदि अफगान सरदार अपना इतिहास जान ले तो उन्हें स्वयं को मुसलमान कहने में भी शर्म आएगी। बाबर ने कीवी जाति को हराया, कोहट प्रदेश को हराकर काबुल लौट गया। लगातार मिलती सफलता और अथाह धन ने बाबर को घमंडी और क्रूर बना दिया।
बाबर के घमंडपूर्ण व्यवहार से उसके कई सरदार और अमीर नाराज हो गए। इससे परेशान होकर उसके गिरोह के अनेक सरदारों ने विद्रोह कर दिया। बाबर का सहयोगी अली मजीद बेग भी कुछ कम न था। उसने 2 बार बाबर से विद्रोह किया था। कुछ सरदारों ने बाबर के विरुद्ध विद्रोह खड़ा करने का अथक प्रयास किया, परंतु वे सब हार गए। सन 1524 के चौथे हमलों में लाहौर नगर को लूटकर आग लगा दी गई और बाबर सरहिंद तक बढ़ आया। 1525 में उसने पुनः आक्रमण किया और सियालकोट जीत लिया। पंजाब के गवर्नर दौलत खान लोदी को बंदी बना लिया गया। अगर दौलत खान लोदी ने बाबर को आमंत्रण दिया था इब्राहिम लोदी के विरुद्ध लड़ने के लिए, तो फिर बाबर ने दौलत खान लोदी को बंदी क्यों बना लिया? इसी से पता चलता है कि शायद बाबर ने ही स्वयं मदद की पेशकश की होगी और फिर उसने धोखा दे दिया। मालोट दुर्ग, जंजुआ राजपूत, शिमला, बिलासपुर आदि कई प्रदेशों को लूटते हुए 12 अप्रैल सन 1526 में बाबर पानीपत पहुंच गया। इसी निर्णायक युद्ध में इब्राहिम लोदी मारा गया। 21 अप्रैल सन 1526 इब्राहिम के कटे सर को धूमधाम से बाबर के शिविर भेज दिया गया। बाबर ने कई युद्ध नीतियां अपनाई थी, जिसमें तुलगुमा और अराबा प्रमुख थी। बाबर की सफलता का श्रेय प्रथम बार किए गए बंदूकों के प्रयोग को भी दिया जाता है। पानीपत की विजय के बाद बाबर आगरा पहुंचा। पृष्ठ 251 पर वो लिखता है कि एक आलीशान दावत एक ऐसे विशाल कक्ष में हुई जो पाषाण खंभों की पंक्ति से सुसज्जित है और पाषाण प्रसाद के मध्य में एक विशाल गुंबद के नीचे है। वस्तुतः बाबर ताजमहल का ही विश्लेषण कर रहा है, जो बाबर का ही एक वंशज अब से 104 वर्ष बाद बनाने का श्रेय लेता है, जिसे मुमताज का मकबरा बना दिया गया था। विंसेंट स्मिथ की पुस्तक महान मुगल अकबर के पेज नंबर 9 में बाबर के आगरे के अपने जिस उद्यान प्रसाद में मृत्यु को प्राप्त होने की बात लिखी है, उसके चारों किनारों पर आभूषित पत्थरों की मीनारें हैं और बीच में गुंबद है, शानदार बगीचा है। आगरा में ऐसा सिर्फ अकेला भवन था जिसे आज हम ताजमहल कहते हैं। मुगलों के एक और झूठ का पर्दाफाश हो जाता है कि ताजमहल शाहजहां से भी कई वर्षों पहले उसके दादा के या परदादा के समय ही उपस्थित था। बाबर के लुटेरों के हाथों से लुटने से बचने के लिए नगरवासी अपने घरों को त्याग कर जंगलों में चले जाते थे। बाबर की सेना को चारा पानी तक नहीं मिलता था। बाबर स्वयं को अत्यधिक असुरक्षित महसूस करता था। उसे पकड़े जाने और भूखों मर जाने का भय था। ऊपर से फरगना के ठंडे प्रदेशों से आए बाबर और उसके साथियों को भारत की गर्म जलवायु से अत्यधिक घृणा थी। बाबर को स्वयं भारत से अत्यधिक घृणा थी। इसी समय राजपूत राजा राणा सांगा से बाबर को प्रचंड विरोध मिला। राणा सांगा का एक हाथ कटा हुआ था, एक पैर भी नहीं था और एक आंख नहीं थी। राणा सांगा के शरीर पर युद्ध के 80 घाव थे। राणा सांगा से कांडवा के नजदीक अंतिम युद्ध होने की बात कही जाती है, जो कि एक भूल है। पेज 227 पर बाबर का कथन है कि फतेहपुर सीकरी के नजदीक भी राणा सांगा से बाबर की सेना का युद्ध हुआ था। वही फतेहपुर सीकरी जिसके निर्माण का श्रेय इतिहासकार अकबर को देते हैं। साफ है कि अकबर के पैदा होने से भी पहले बाबर के समय ये नगर उपस्थित था। इन इतिहासकारों के झूठ का कोई सिर पैर नहीं है। इतिहासकार बदायूनी ने स्वयं ये बात स्वीकार की है कि कांडवा के युद्ध में राणा सांगा जीत गए थे। इसके कारण बाबर के शिविर में अत्यधिक भय छा गया था और इसके बाद वो फतेहपुर सीकरी की तरफ बढ़े। आज भी फतेहपुर सीकरी किले के अंदर चबूतरे पर सैकड़ों कब्रें बनी हुई है, जो राणा सांगा की सेना द्वारा मारे गए बाबर के सैनिकों की थी। मारवा के रायसेन ने देश से द्रोह किया, जिसके विश्वासघात के कारण बाबर को सफलता मिली, जिससे क्रूर मुगल 1858 तक हिंदू जनता को बर्बरतापूर्ण यातनाएं देते रहे। अब आते हैं बाबर और हुमायूं यानी पिता पुत्र के बीच अत्यधिक प्रेम है, इसकी पोल खोलते हैं। कहते हैं कि हुमायूं की बीमारी के समय बाबर ने खुदा से दुआ मांगी कि बीमारी बाबर को लग जाए, और ऐसा कहा जाता है कि हुआ भी ऐसा ही। हुमायूं की बीमारी बाबर को लग गई और उसकी मृत्यु हुई, परंतु ये एक निपट झूठ है।
वास्तव में बाबर का शरीर अत्यधिक कामुक और नशे की प्रवृत्ति की वजह से जर्जर हो चुका था। दूसरा, वो स्वयं हुमायूं के व्यवहार से दुखी था। हुमायूं महीनों तक बाबर को बिना बतलाए लूटपाट करने के लिए निकल पड़ता था। राजधानी में कहीं नजर नहीं आता था। हुमायूं के मद्यपान और कामुकता से भी बाबर अत्यधिक दुखी था। 26 दिसंबर सन 1530 को 48 वर्ष की आयु में आगरा के ताजमहल में बाबर का देहांत हो गया। बाद में उसे काबुल ले जाकर दफनाया गया। आगरा के ताजमहल में, मुझे ताजमहल ही कहना पड़ रहा है क्योंकि आज भी हम उस महल को ताजमहल के नाम से ही जानते हैं। उसका असली नाम क्या है ये अब सबको पता चलना शुरू हो चुका है। बाबर ने ऐसे मुगल साम्राज्य की नींव डाली, उसके वंशजों ने बाबर की कामी बर्बर लंपटता का अनुसरण किया। यही कारण है कि मुगल वंश हमारे लिए एक हिंसक पशु का पर्याय है। बाबर का समूचा जीवन डाकों की कहानी जैसा है। आरंभ में छोटे मोटे लूटपाट, बाद में भयानक डकैतियां। प्रचुर धन लूटने की चर्चा मिलती है और इस धन को समरकंद, खुरासान, मक्का, मदीना के अपने रिश्तेदारों को उपहार स्वरूप भेजे जाने के भी कई वर्णन मिलते हैं। बाबर ने स्वयं को पुरुष मैथुनी यानी कि गे बताया है। स्क्रीन पर दिख रहा है बाबर स्वयं एक बाबरी नाम के बालक के प्रति किस कदर आकर्षित था कि उसके लिए कविताएं लिख डाली। इसीलिए तो सन 1500 में आयशा के साथ शादी होने के बाद भी वो आयशा के पास बिल्कुल नहीं जाता था। उसे प्यार करने के लिए लड़के जो पसंद थे। तो मित्रों, सुना आपने बाबर का अत्यंत शर्मनाक इतिहास। बाबर के इतिहास में भी हमें जन कल्याण की कोई बात दिखाई नहीं दी। बाबर का खर्चा लूट के धन से ही चलता था, यह हमें साफ दिखाई दिया है। बाबर के राणा सांगा के साथ युद्ध और सिखों के आदि गुरु नानक के साथ इनका सामना, इनका इतिहास हम अलग से बताएंगे भारत के वीर सीरीज में। बाबर को तो हमने जान लिया, अब आगे बाबर के वंशज किस तरह का शासन करेंगे ये देखना बाकी रह गया है। इसी के साथ आज की कथानक का अंत करते हैं और मिलते हैं अगले वीडियो में। मुगल वंशी हुमायूं के कारनामों का इतिहास जानेंगे। तब तक के लिए जय हिंद, वंदे मातरम।